गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम प्रवीण कुमार। तो चलिए हम लोग अपने फोकस बैच को स्टार्ट करते हैं, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फोकस बैच हम लोग क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, इसकी क्या एडवांटेज है। तो देखिए, फोकस बैच का एडवांटेज आपको ये मिलेगा कि यदि आपने सेमेस्टर 1 अच्छे तरीके से कवर नहीं किया है, आपके नोट्स नहीं बने हैं, तो कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट रिवाइज कराऊंगा, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी मिलेंगे, उसके सॉल्यूशन भी मिलेंगे, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि पता नहीं एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो उसका सॉल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा आपको। रही बात नोट्स की, तो आपको जब ये लेक्चर ख़त्म होगा तो इसके नोट्स हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे यदि आप ज्वाइन हो तो वेरी गुड। अगर आप ज्वाइन नहीं है तो आपको लेक्चर के लास्ट में व्हाट्सएप ग्रुप का जो नंबर है वो दे दिया जाएगा। और यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन नहीं होना चाहते हैं तो आपको ये लेक्चर का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से जाके आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो प्लीज़ आप ट्राई करना कि लेक्चर को एक बार में ही ख़त्म करें, ऐसा नहीं कि बीच में पॉज कर दिए बाद में जाके देख रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि एग्ज़ाम में 1 महीना का ही समय बचा है, तो थोड़ा फोकस होके अच्छे से पढ़ाई करना है, ठीक है। हम लोग जितना हो सके आपके लिए करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अपने बैच को स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे एग्रोनॉमी। और एक बात और, आप यदि हमारे वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा कि एग्रोनॉमी जो है वो अभिनय सर ने कवर किया है, बट उनके साथ प्रॉब्लम ये था कि वो कैमरा के साथ अपने आप को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर पा रहे थे और अपना 100% वो नहीं दे पा रहे थे। बट मैं आपको बता दूं, सच अ वंडरफुल टीचर, अपने यूनिवर्सिटी के वो टॉपर भी रह चुके हैं, ठीक है ना। सो कोई बात नहीं, हर एक इंसान की अपनी अपनी एबिलिटी होती है, बट वो आपको पढ़ाएंगे, मुझे पता है कि वो अपना 100% ज़रूर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग एग्रोनॉमी को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं कि इसके 4 पार्ट आएंगे। एक्चुअली मैं चाहता तो 1-2 घंटे में ख़त्म कर देता, लेकिन वीडियो का ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसके अलग अलग पार्ट करके पढ़ेंगे, ठीक है ना। वो आप ही के लिए किया गया है ताकि आपको बोरियत फील ना हो। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हम लोग एग्रोनॉमी में हम लोग बेसिक क्वेश्चन जो कि आपके यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं उसको देखेंगे। और प्लीज़ मैं आपको बता दूं, आपके इस फोकस बैच से 90% क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। 10% मैं उसकी गारंटी नहीं लूँगा, क्योंकि एग्ज़ाम में हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आगे पीछे हो जाए, बट यहाँ से 90% क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, डिफाइन एग्रोनॉमी एंड स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, एग्रोनॉमी क्या है और उसके क्या स्कोप है, क्यों हम एग्रोनॉमी पढ़ते हैं, ये तो पता होना चाहिए ना। देखिए एग्रोनॉमी क्या है मैं बताता हूँ। सबसे पहले एग्रोनॉमी को हम लोग पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा चलते हैं हम लोग हिस्ट्री में। देखिए बात उस समय की है जब एग्रीकल्चर हमारे एग्जिस्टेंस में आया। कब आया था? 7500 BC, ठीक है। इतना में एग्रीकल्चर हमारे एग्जिस्टेंस में आया। हम लोगों ने सीख लिया कि हाँ, अगर हम किसी सीड को सॉइल में बोते हैं तो उससे एक फसल तैयार होता है जिससे हमको बेनिफिट होती है, ठीक है, ये चीज़ सीख लिया। बट फील्ड को कैसे मैनेज करना है, कोई भी क्रॉप के लिए जो फेवरेबल कंडीशन होगा, किस तरह से उसकी क्रॉप को हम मेंटेन करेंगे, उसके सॉइल को मेंटेन करेंगे, फील्ड को मैनेज कैसे करेंगे, ये चीज़ हम लोगों ने नहीं सीखा, ठीक है। तो उससे क्या होने लगा कि जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी है वो कम होने लगी। तो बाद में जब साइंटिस्टों ने रिसर्च किया तो पाया कि नहीं, सबसे ज़रूरी क्या है कि फील्ड को मैनेज करना। जब आप फील्ड को मैनेज करना सीख जाओगे तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, आपकी फसल की या फिर उसकी जो क्वालिटी है, वो अपने आप बेटर हो जाएंगी। तो वहाँ से एग्रोनॉमी हमारे एग्जिस्टेंस में आ गया, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्या बोलता है, एग्रोनॉमी इज़ दैट ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। एग्रोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर साइंस का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं मैनेजमेंट ऑफ फील्ड को कैसे हम लोग मैनेज करें ताकि किसी क्रॉप को फेवरेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड हो सके, ठीक है, और उससे हमको हायर प्रोडक्टिविटी मिल सके इन टर्म ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी, ठीक है। क्वालिटी और क्वांटिटी में क्या डिफरेंस है, क्या समझते हैं आप? देखिए क्वालिटी, अगर मैं हम अपने नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो आप जब जाते हो शॉप तो आप बोलते हो भाई हमको ब्रांडेड क्वालिटी का कपड़ा दो, मतलब ब्रांडेड होना चाहिए, वो क्या हो गया, क्वालिटी हो गया। और क्वांटिटी क्या होगा, अगर आप ब्रांडेड ले ही रहे हो तो एक मत लो, बहुत सारे ले लो,
तो वो क्या हो गया, क्वांटिटी हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हमारे क्रॉप के साथ भी होता है। हमको अच्छे क्वालिटी का फसल चाहिए और हमको उसी फसल में बहुत सारे क्वांटिटी चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में हमको वो फसल का प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, क्वांटिटी हो गया। आया समझ में? तो कुल मिला के एग्रोनॉमी में हम लोग फील्ड को मैनेज करना ही सीखते हैं किसी पार्टिकुलर क्रॉप के लिए, ताकि वो क्रॉप अच्छा क्वालिटी और क्वांटिटी दे सके। ठीक है, आया समझ में? चलिए, अगर यहाँ पे देखिए, ये एग्रोनॉमी जो है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, सबको पता है ना। एग्रोनॉमी को आप ब्रेक करोगे तो वो दो पार्ट में टूटेगा, एग्रोस प्लस नोमोस। एग्रोस का मतलब होता है फील्ड और नोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट। तो कुल मिला के एग्रोनॉमी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, फील्ड को मैनेजमेंट करना। ठीक है, आया समझ में? और क्या आपको पता है कि फादर ऑफ एग्रोनॉमी किसे बोलते हैं, पीटर डे क्रेसेंजी। नाम याद रखना, पीटर डे क्रेसेंजी को हम लोग फादर ऑफ एग्रोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या स्कोप है एग्रोनॉमी का। देखिए, सबसे पहला बोलता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉपर सीजन फॉर कल्टीवेशन। हमको किसी क्रॉप को कल्टीवेट करना है तो उसके लिए प्रॉपर सीजन की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो रबी क्रॉप है उसको हम खारिफ सीजन में कल्टीवेट कर रहे हैं, जो खारिफ क्रॉप है उसको रबी सीजन में कल्टीवेट कर रहे हैं, तो उससे क्या होगी, आपकी जो फसल की प्रोडक्टिविटी है वो लॉस हो जाएगा। ठीक है ना, तो प्रॉपर सीजन पता होना चाहिए कि किस क्रॉप को हमको किस सीजन में कल्टीवेट करना है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमको एग्रोनॉमी से मिलता है। प्रॉपर मेथड ऑफ कल्टीवेशन, हम अगर किसी क्रॉप को कल्टीवेट कर रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि जब इस क्रॉप में सीड रेट कितना चाहिए, कितना हमको इसमें फर्टिलाइज़र अप्लाई करना है, कौन सा हमको इरिगेशन देना है, कब देना है। ठीक है, सीड डेप्थ कितनी रखनी है, तो प्रॉपर कल्टीवेशन मेथड हमको पता होना चाहिए। ठीक है, अवेलेबिलिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र। देखिए, हम अगर कोई क्रॉप को कल्टीवेट कर रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि फर्टिलाइज़र कब देना है, कितना देना है, कौन सा देना है। तो इसकी भी इंफॉर्मेशन हमको कहाँ से मिलती है, एग्रोनॉमी से मिलती है। अवेलेबिलिटी ऑफ हर्बिसाइड फॉर कंट्रोल वीड। अगर आपने कल्टीवेट किया है कोई क्रॉप को, तो उस क्रॉप में अगर वीड ग्रो कर गया है तो इस वीड को हम कैसे मैनेज करें, कैसे उसको कंट्रोल करें, इसकी भी इंफॉर्मेशन हमको एग्रोनॉमी से ही मिलती है। वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, और हम अगर, अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप कल्टीवेट किए हो क्रॉप को तो उसमें आप वाटर नहीं दोगे, इरिगेशन तो दोगे, तो कितना इरिगेशन देना है। ऐसा नहीं कि एक लेवल से ज़्यादा दे दिए तो भी फसल के लिए डैमेज है, अगर एक लेवल से कम दिए तो भी फसल के लिए डैमेज है। तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कि कब हमको इरिगेशन देना है, कितना देना है, ये सारे हमको एग्रोनॉमी से ही मिलता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि एग्रोनॉमी जो है वो हमारे कितना बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी क्रॉप को कल्टीवेट करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। डिफाइन सीड, सीड रेट एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोइंग मेथड्स। देखिए, सीड क्या होता है आपको पता है। सपोज इमेजिन करो कि किसी वजह से फेमाइन आ गया, ठीक है, सब कुछ चला गया, बट आपने कुछ सीड को बचा के रखा है, तो पता है इसी सीड से आप मल्टीपल ऑफ सीड प्रोड्यूस कर सकते हो 2-3 महीने में। ठीक है, आ रहा समझ में? तो सीड होता क्या है, देखिए, मैं अगर बोलूं कि सीड जो है वो एग्रीकल्चर का बेसिक इनपुट है। अगर सोचो ना, आज हम जिंदा हैं तो क्यों हैं, क्योंकि इस सीड को हम कल्टीवेट किए, इससे हमको मल्टीपल ऑफ सीड मिला और इसको हम कंजप्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर एग्रीकल्चर का बेसिक है तो क्या है, वो सीड ही है। ठीक है, एंड इट्स एम्ब्रियो एम्बेडेड इन फूड स्टोरेज टिश्यू। ठीक है, आपको पता है कि सीड के अंदर फूड स्टोर होता है जिसे हम लोग खाते हैं और फिर उससे हमको बेनिफिट होता है। देखिए, अगर इसको हम डिफाइन करें तो कैसे कर सकते हैं। सीड एक मैच्योर ओव्यूल होता है जिसके अंदर 3 बेसिक पार्ट होते हैं, एक एम्ब्रियो होता है, एक फूड स्टोरेज होता है और एक सीड कोट होता है। एम्ब्रियो क्या होता है, इसी एम्ब्रियो जो है वो बाद में मैच्योर होके एक प्लांट बनता है। ये मैच्योर क्या है, देखिए सीड है ना, ये सीड ये आपका जो एम्ब्रियो है वो क्या करेगा, इससे फूड लेगा और फूड लेके ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यही होता है सीड, बेसिक सी डिफिनेशन है। सीड इज आल्सो डिफाइंड एज मैच्योर ओव्यूल विच कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियोनिक प्लांट। ये देखिए एम्ब्रियोनिक प्लांट है, जब
ये छोटा होता है ना, सीड के अंदर होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनिक प्लांट बोलते हैं। विथ स्टोरेज ऑफ फूड, इसमें क्या है, फूड स्टोर है जिसको ये एम्ब्रियोनिक प्लांट लेगा और अपने आप को ग्रो करेगा। सराउंडेड बाय अ प्रोटेक्टिव सीड कोट, और बाहर में देखिए एक सीड कोट लगा होता है जो इसको अनफेवरेबल कंडीशन से बचाता है। ठीक है, आया समझ में। तो सीड में टोटल 3 बेसिक पार्ट होते हैं, एम्ब्रियोनिक प्लांट, ठीक है, स्टोरेज ऑफ फूड एंड प्रोटेक्टिव सीड कोट। ठीक, चलिए अब देखते हैं सीड रेट क्या होता है। देखिए बेसिक से डेफिनेशन समझिए, सीड रेट रटना नहीं है। अगर आपके पास फील्ड है, आप चाह रहे हो उस पर खेती करना है, तो उस फील्ड में कितना सीड को आप अप्लाई करोगे पर हेक्टेयर। जैसे मान के चलिए ये फील्ड है, ठीक है, इसमें आपको खेती करना है, तो इस फील्ड में आप कितना सीड को अप्लाई करोगे, दैट इज कॉल्ड सीड रेट। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ सीड सोन पर यूनिट एरिया। ठीक है, कितना सीड को आपने उस पर्टिकुलर एरिया में लगाया है, वो क्या कहलाता है, सीड रेट। ठीक है, चलिए अब देखते हैं डिफरेंट सोइंग मेथड। क्या क्या सोइंग मेथड है, किस किस मेथड से हम किसी सीड को बो सकते हैं। तो सबसे पहला आता है ब्रॉडकास्टिंग, इस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। ब्रॉडकास्टिंग, डिबलिंग, सीड ड्रिलिंग, सोइंग बिहाइंड द कंट्री प्लाव, ठीक है, नर्सरी प्लांटिंग। तो ये सारे मेथड हैं जिससे हम किसी सीड को बो सकते हैं, सो कर सकते हैं। देखिए ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है, फिगर को देखिए आपको समझ में आ जाएगा। आपने ऐसा देखा होगा, हम लोग क्या करते हैं ब्रॉडकास्टिंग में, सीड को लेते हैं और अपने हाथों से फील्ड में छींटते हैं, तो ये क्या हो गया, ब्रॉडकास्टिंग हो गया। सीड ड्रिलिंग क्या होता है, देखिए यहाँ पे आपको एक मशीन दिखाई पड़ रहा होगा, ड्रिल मशीन, ये आगे आगे चलता है और यहाँ से फरो बनता है जिसमें हम लोग बाद में सीड को रखते हैं। ठीक है, तो ये सीड ड्रिल हो गया। फिर देखिए डिबलिंग, डिबलिंग में क्या करते हैं, छोटा छोटा होल बनाते हैं, उसमें सीड को रखते हैं और वहाँ से हम लोग सीड ग्रो होता है। तो डिबलिंग में हम लोग छोटा छोटा होल बना के सीड को रखते हैं। ठीक है, देखिए सोइंग बिहाइंड द कंट्री प्लाव, आपने ऐसा देखा होगा गांव में क्या होता है, जो फार्मर होता है वो आगे आगे हल को लेके जाता है और पीछे पीछे हम लोग सीड को गिराते आते हैं, है ना। तो ये हो गया सोइंग बिहाइंड द कंट्री प्लाव, तो ये भी एक मेथड है। ठीक है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। डिस्क्राइब टिलेज एंड टिल्थ। टिलेज और टिल्थ में क्या डिफरेंस है। देखिए ऐसा क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, मेरी बात ध्यान से समझिए, लिखा हुआ बाद में पढ़ना। टिलेज क्या होता है, हम जब मिट्टी को पलटते हैं, है ना, अगर भाई आप अगर फील्ड में अगर आप खेती करने चल गए तो ऐसा तो नहीं ना कि आप सीड को ऊपर फेंक दोगे तो सीड ग्रो कर जाएगा। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी को पलटते हैं कंट्री प्लाउ से। ठीक है, तो आप जब मिट्टी को पलटना, ये क्या कहलाता है, टिलेज कहलाता है। और टिल्थ क्या, जब आपने मिट्टी को पलटा और पलटने के बाद जो आपके पास रिजल्ट है ना, पलटने के बाद जो मिट्टी आपको प्रोवाइड हुई वो क्या कहलाता है, टिल्थ कहलाता है। डेफिनेशन देखिए क्या है, टिलेज इज द फिजिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल, है ना, हम लोग सॉइल क्या करते हैं, फिजिकल मैनिपुलेट कर देते हैं, उसकी फिजिकली को हम लोग चेंज कर देते हैं विथ टूल्स, किसी टूल्स के साथ, किसी इम्प्लीमेंट के साथ, फॉर ऑब्टेनिंग कंडीशन आइडियल फॉर सीड जर्मिनेशन, ताकि जो आपका सॉइल है वो इस लायक हो जाए कि हम किसी सीड को उसमें जर्मिनेट कर सकें। ठीक है, ये कहलाता है टिलेज। आपने देखा होगा भाई कि अगर आप ऐसे समझो ना कि अगर आपका एक घर है तो आप वहाँ पे, अगर घर के बगल में कोई फील्ड है तो वहाँ पे आप खेती करना चाह रहे हो, तो उस फील्ड में क्या करोगे, आप पहले उसकी मिट्टी को पलटोगे। ठीक है, पलटने के बाद उस मिट्टी जो है वो उस लायक हो जाएगी कि हाँ यहाँ पे आप सीड को हम कल्टीवेट कर सकते हैं, तो फिर वो जो पलटने के बाद जो आपको मिला वो क्या कहलाता है, टिल्थ कहलाता है। तो देखिए टिल्थ क्या है, टिल्थ इज द गुड फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल। जब आपने टिलेज कर दिया उसके बाद मिट्टी की जो परत ऊपर में आपको दिखाई पड़ेगा वो टिल्थ कहलाता है। आफ्टर टिलेज इन रिलेशन टू प्लांट ग्रोथ। ठीक है, टिल्थ हो सकता है कोर्स, फाइन हो सकता है, देखते हैं अपने बहुत मिट्टी जो भुरभुरी हो जाती है, मॉडरेट भी हो सकता है। तो आई होप आपको टिलेज और टिल्थ में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रॉप डेंसिटी। इसको समझने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल समझो, समझ आ जाएगा। सपोज ये एक प्लेस है, यहाँ पे बहुत सारे इंसान खड़ा हैं, तो क्या बोलेंगे कि हाँ यहाँ पे इंसान की डेंसिटी है। ठीक है, और
ये जब इंसान खड़े हैं वो एक लाइन में खड़े हैं तो क्या सा हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट है तो ये सर्कुलर हो जाएगा। ये क्या हो गया, उसकी ज्योमेट्री हो गई। तो देखिए क्रॉप डेंसिटी क्या होता है, जब किसी पार्टिकुलर फील्ड में बहुत सारे क्रॉप लगे होते हैं तो उसको क्रॉप डेंसिटी बोलते हैं। और वो जो क्रॉप लगा हुआ है वो कैसा दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, उसके पैटर्न क्या है, वो क्रॉप ज्योमेट्री हो गया। ठीक है, आ रहा समझ में। देखिए यहाँ पे एक फील्ड में बहुत सारे क्रॉप लगे हुए हैं तो एक क्या हो गया, क्रॉप डेंसिटी हो गया। और ये जो क्रॉप है वो आपको कैसा दिखाई पड़ रहा है, कैसा पैटर्न है इनका, वो क्या हो गया, क्रॉप ज्योमेट्री हो गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को दोनों टर्म समझ में आ गया होगा। द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ गिवन स्पीसीज दैट अकर विद इन अ गिवन सैंपल यूनिट एरिया। ठीक है, क्या बोला, नंबर ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, यहाँ से आप समझ सकते हो। देखिए क्रॉप ज्योमेट्री क्या हो गया, शेप ऑफ प्लांटिंग पैटर्न ऑन द लैंड सरफेस। ठीक है, आया समझ में, किस पैटर्न में आपने लगाया है और कैसा वो दिखाई पड़ रहा है। ये हो सकता है सर्कुलर हो सकता है स्क्वायर हो सकता है क्यूबाइडल हो सकता है ये रेक्टेंगुलर हो। ठीक है, तो ज्योमेट्री में भी पॉसिबल सर्कुलर फॉर्म में आपको दिखाई पड़े, स्क्वायर फॉर्म में दिखाई पड़े, क्यूबाइडल फॉर्म में दिखाई पड़े और रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी दिखाई पड़ सकता है। तो जैसा दिखाई पड़ रहा है इनका पैटर्न कैसा है, ये हो गया क्रॉप ज्योमेट्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव ऑन करते हैं और इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। क्या है क्वेश्चन, एक्सप्लेन ब्रीफ अबाउट क्रॉप न्यूट्रिशन। इसी क्वेश्चन को दूसरे फॉर्म में पूछ सकता है, राइट डाउन अबाउट न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी। तो इस दो क्वेश्चन आपको याद रखना है, क्वेश्चन को घुमा के भी पूछ सकता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आप ये समझो कि क्रॉप को न्यूट्रिशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। क्या इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, आप खाना खाते हो, क्यों खाते हो, ताकि आप हेल्दी रह सके हो, आपको किसी तरह का कोई डिजीज़ ना हो। ठीक है, प्रॉपर आपकी जो ग्रोथ है वो मेंटेन हो सके। जस्ट क्रॉप के साथ भी यही है, क्रॉप को न्यूट्रिशन क्यों चाहिए, ताकि वो बेहतर ग्रो कर सके, आपको बेहतर वो फसल ला के दे सके, है ना, किसी तरह का कोई डिजीज़ ना हो, तो इसके लिए भी क्रॉप को न्यूट्रिशन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डेफिनेशन क्या बोलता है इसका, प्रॉपर न्यूट्रिएंट इज एसेंशियल फॉर सेटिस्फैक्ट्री क्रॉप ग्रोथ एंड प्रोडक्शन। प्रॉपर न्यूट्रिएंट ज़रूरी होता है, क्यों, किसी क्रॉप को सेटिस्फाई होने के लिए, उसकी ग्रोथ, उसकी प्रोडक्शन को मेंटेन करने के लिए। द यूज़ ऑफ सॉइल टेस्ट, हम लोग सॉइल टेस्ट क्यों कराते हैं, कभी आपने सोचा है हमने सॉइल टेस्ट क्यों कराना है। अरे इसलिए कराते हैं ना भाई, आप यदि सोचो कि एज हम लोग को भी कई तरह के न्यूट्रिएंट चाहिए, कैल्शियम चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, बहुत तरह के न्यूट्रिएंट हम लोग को भी चाहिए। ठीक है, ताकि हमारे जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म है वो अच्छे तरीके से मेंटेन हो सके, अच्छे तरीके से चल सके। इसी तरीके से प्लांट के साथ भी है, प्लांट को भी 17 एलिमेंट चाहिए। ठीक है, अपने ग्रोथ को और अपने लाइफ साइकिल को मेंटेन करने के लिए। तो ये 17 न्यूट्रिएंट हमारे सॉइल में प्रेजेंट हैं कि नहीं है, अगर नहीं है तो हमको अप्लाई करना पड़ेगा, ताकि वो फसल वो न्यूट्रिएंट को लेके बेहतर ग्रो कर सके। ऐसा ना हो कि सॉइल में वो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट ही नहीं है, तो सॉइल में तो आपके क्रॉप में क्या होंगे, उसकी डेफिशिएंसी दिखेंगी, उनकी प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होगा, है ना, होगा ही नहीं होगा। तो सॉइल टेस्टिंग हम लोग पार्टिकुलर इसलिए ही कराते हैं ताकि हमको पता चल सके कि ये सॉइल में किस न्यूट्रिएंट की कमी है ना। तो देखिए रिसेंटली मैं आपको बता दूं, पहले 16 एलिमेंट माने जाते थे जो कि प्लांट के लिए एसेंशियल था, बाद में अभी रिसेंटली ऐड हुआ है निकेल। ठीक है, याद रखना निकेल ऐड हुआ है और अभी टोटल 17 एलिमेंट हैं जो कि प्लांट को अपने लाइफ साइकिल और अपनी ग्रोथ को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, आया समझ, जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन भी शामिल है। देखिए अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट। जो न्यूट्रिएंट है उनको भी हम क्लासिफाई करते हैं दो पार्ट में, मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट। पहले देखिए मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या होता है, ऐसे न्यूट्रिएंट जो क्रॉप को अधिक अमाउंट में चाहिए, ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, वो क्या कहलाता है, मैक्रो न्यूट्रिएंट कहलाता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या कहलाता है, ऐसे न्यूट्रिएंट जो प्लांट को बहुत कम अमाउंट में चाहिए, है ना। तो देखिए मैक्रोन्यूट्रिएंट सच न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड लार्जर अमाउंट, ऐसा न्यूट्रिएंट जो क्रॉप को अधिक अमाउंट में चाहिए, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम आर द प्राइमरी और मेजर न्यूट्रिएंट। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नाइट्रोजन,
फॉस्फोरस, पोटेशियम। ये प्राइमरी, देखिए मैक्रो को भी दो पार्ट में हम लोग क्लासीफाई करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या आ गया, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ठीक है। जबकि सेकेंडरी में क्या आ गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आपका सल्फर। ये सेकेंडरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। देखिए बिकॉज दे आर इन, देखिए क्या बोलता है कि ये सेकेंडरी क्यों है, क्योंकि हम लोग इसको इनडायरेक्टली अप्लाई करते हैं या फिर ये इनडायरेक्टली सॉइल से एब्जॉर्व कर लेता है, ठीक है। तो पहले आपको इतना देखना है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट ऐसा न्यूट्रिएंट जो कि हम लोग प्लांट को अधिक अमाउंट में प्रोवाइड करते हैं या फिर प्लांट को अधिक अमाउंट में चाहिए। ये भी दो पार्ट के होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी में आपका नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम आ गया, सेकेंडरी में कैल्शियम, मैग्नीशियम और आपका सल्फर आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होता है, ऐसे न्यूट्रिएंट जो प्लांट को बहुत कम अमाउंट में चाहिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट को हम लोग ट्रेस एलिमेंट भी बोलते हैं, कई बार देखना आप वहाँ पे ट्रेस एलिमेंट लिखा होगा, अस्पूर्ण एलिमेंट भी बोलते हैं। दे आर नीडेड इन अ स्मॉल क्वांटिटी, बट ऐसा नहीं है कि स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, लेकिन आप एक लिमिट से अधिक दे दोगे तो प्लांट के लिए क्या हो जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा। देना है बट एक लिमिट अमाउंट में ही देना है, उससे ज़्यादा दोगे तो प्लांट के लिए जहर के समान हो जाएगा, टॉक्सिन हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा कुछ मेजर न्यूट्रिएंट जो कि प्लांट को अधिक अमाउंट में चाहिए, कुछ माइनर न्यूट्रिएंट जो प्लांट को कम अमाउंट में चाहिए। तो आप यहाँ से देख सकते हो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये ऐसे हैं जो प्लांट को ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लिख सकते हो एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है। तो आप कुछ याद रखना, अगर आपको सारा याद नहीं है तो कुछ देखो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो याद ही होगा, नाइट्रोजन तो याद ही होगा आपको, ठीक है। तो कोई भी 4-5 आप याद कर लेना और एग्जाम्पल के फॉर्म में आप वहाँ पे दिखा सकते हो, ठीक है। माइनर या ट्रेस न्यू एलिमेंट जो प्लांट को बहुत कम अमाउंट में चाहिए, उसके भी एग्जाम्पल याद करना, मोलिब्डेनम, कॉपर, बोरोन, मैग्नीज, है ना, आयरन, क्लोरीन हो गया, निकल हो गया, जिंक हो गया। ये प्लांट को चाहिए बट कम अमाउंट में चाहिए, ठीक है। तो इसके भी आप 2-3 एग्जाम्पल याद करके एग्जाम में दिखा सकते हो, ठीक है। इसलिए मैंने आपको चार्ट ये दिखा दिया। तो कुल मिला के ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है कि एक्सप्लेन ब्रीफ अबाउट क्रॉप न्यूट्रिशन और राइट डाउन अबाउट न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको प्रिपेयर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए, अगर ऐसा हो कि एग्जाम में पूछ दे कि भाई क्या होगा जब प्लांट को हम न्यूट्रिएंट प्रॉपर नहीं दे पाएंगे या फिर प्लांट प्रॉपर न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो आप उस केस में एग्जांपल दिखा सकते हो कि अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाए तो क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो समझिए कि नाइट्रोजन प्लांट को क्यों ज़रूरी है। अगर नाइट्रोजन है तो उससे क्या होगा, बेहतर पत्तियां ग्रो करेंगी, उसके स्टेम बेहतर ग्रो करेंगे, है ना। डार्क ग्रीन कलर का आपको दिखाई पड़ेगा प्लांट, उनकी जो क्वालिटी है फोलियस का वो बेहतर रहेगा। नेसेसरी टू डेवलप सेल प्रोटीन एंड क्लोरीन, जो सेल प्रोटीन होंगे, जो क्लोरीन होंगे, सॉरी क्लोरोफिल होंगे, वो बेहतर डेवलप कर पाएंगे अगर नाइट्रोजन की कमी हो, नाइट्रोजन होगा तो। बट अगर नाइट्रोजन की कमी हो गया, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो गया, तो देखना सबसे कॉमन जो सिम्टम है कि पत्तियाँ पीली पड़ने लगती है। यहाँ पे देखो पत्तियाँ क्या हो रही हैं, पीली पड़ रही हैं। क्यों? क्योंकि ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई साहब आपके सॉइल में नाइट्रोजन नहीं है, ठीक है। आ रहा समझ में। तो ये सब कुछ आप एग्जांपल दिखा सकते हो। उसी तरीके से कैल्शियम है, जब कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी तो आपका स्मॉल डेवलपिंग लीफ होगा, जो लीफ होगा ना वो स्मॉल होगा, व्रिंकल हो जाएंगे। जब लीफ थोड़ी सी बड़ी होंगी तो वो घूमने लगेंगी, मतलब व्रिंकल हो जाएंगी। व्रिंकल मतलब समझते हो, छोटी पड़ जाएंगी, थोड़ी राउंड राउंड हो जाएंगी। डेड स्टेम टिप, स्टेम का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वो मरने लगेगा। तो ये सिम्टम किसका है, कैल्शियम का। तो ये भी आप दिखा सकते हो। तो आप, मैंने आपको दिखा दिया कि आप एग्जाम्पल के रूप में ऐसा भी दिखा सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। राइट डाउन डिटेल अबाउट मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर, या इसी क्वेश्चन को वो घुमा के पूछ सकता है, राइट डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। देखिए मैन्योर से आप क्या समझते हो। अगर मैं बोलूँ मैन्योर्स क्या होते हैं तो आपके माइंड में फट से आएगा कि सर काउ डंक, एनिमल वेस्टेज हो गया, हाउस होल्ड वेस्टेज हो गया, ये सारे क्या हैं, मैन्योर हैं। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। तो देखिए हम लोग पढ़ते हुए निकलते आगे ना।
The term manure was originally for denoting material like cattle manure and other bulky natural substances that were applied to land with the object of increasing production crop। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे केटल के जो मैन्योर होते हैं या फिर कॉ डंक वगैरह हो गया, उसको लेके एक प्रॉपर मैन्योर तैयार करते हैं जिसको हम लोग फील्ड में अप्लाई करते हैं। ठीक है, बट मज़े की बात देखिए, हम लोग जो मैन्योर है और जो फर्टिलाइज़र है, आपका मैन्योर जो है वो आपको पता है कि हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन नहीं करता है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है, जबकि फर्टिलाइज़र जो है वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए नुकसान है। बट फिर भी फार्मर क्या करता है, मैन्योर को प्रीफर ना करके वो फर्टिलाइज़र को प्रीफर करता है। ऐसा क्यों? क्या आपने सोचा है कभी? ऐसा इसलिए होता है भाई कि मैन्योर जो है वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है लेकिन बहुत टाइम लेता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, जैसे कि आपको आज पता चला कि भाई हमारे फसल में क्लोरोसिस हो गया नाइट्रोजन की कमी की वजह से, तो आप आज फार्म यार्ड मैन्योर जो कि इसी का टाइप है ना, उसको अप्लाई करेंगे तो आपके जो फसल हैं वो उनकी हार्वेस्टिंग हो जाएंगी, उसके बाद वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। जबकि आप यूरिया अप्लाई कर दो तो वो तुरंत 1-2 दिन में काम करना स्टार्ट कर देगा। तो इसलिए फार्मर क्या करता है, इस मैन्योर को उतना यूज़ ना करके वो फर्टिलाइज़र को प्रीफर करता है। ठीक है, और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैन्योर पे उतना क्वेश्चन नहीं पूछे जाते जितना फर्टिलाइज़र पे पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि फार्मर मैन्योर को उतना प्रीफर नहीं करता है, वो फर्टिलाइज़र को ही प्रीफर करता है। ठीक है, आया समझ में? तो देखिए, हम लोग मैन्योर को कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट के बेसिस पे 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर और कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। बल्कि आपको पता ही है, बल्कि का मतलब नाम से स्पष्ट हो रहा है, बल्कि मतलब बहुत सारा, ढेर सारा। ठीक है, तो देखिए हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं। बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर क्या होता है? बोलता है कंटेन अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ न्यूट्रिएंट। इसमें न्यूट्रिएंट की जो परसेंटेज होती है, जो अमाउंट होती है, वो बहुत कम होती है, बट इसको हम लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में अप्लाई करते हैं। जैसे बहुत सारा आपको देना पड़ेगा बट उससे न्यूट्रिएंट आपको बहुत कम मिलेगा। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, बल्क में अप्लाई कर रहे हैं, बट उससे जो न्यूट्रिएंट मिल रही है वो बहुत कम मिल रही है। ठीक है, एग्जाम्पल आप एग्जाम में लिख सकते हो, फार्म यार्ड मैन्योर जिसको हम लोग गोबर की खाद बोलते हैं, कंपोस्ट, नाइट सॉइल, सीप एंड गॉट मैन्योर, पोल्ट्री मैन्योर, ग्रीन मैन्योर। एक इम्पॉर्टेंट बात, आप मुझे बताओ कि मैन्योर, फर्टिलाइज़र और कंपोस्ट में क्या अंतर है? छोड़ो, फर्टिलाइज़र छोड़ दो, मैन्योर और कंपोस्ट में क्या अंतर है? देखिए, मैन्योर और कंपोस्ट में क्या अंतर है मैं आपको बताता हूँ। मैन्योर में हम लोग सब कुछ शामिल करते हैं, कॉ डंग, वेजिटेबल वेस्टेज जो भी है हम लोग शामिल करते हैं। बस कंपोस्ट में हम लोग सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल वेस्टेज, फ्रूट वेस्टेज, है ना, उसको शामिल करते हैं, एक्सेप्ट कॉ डंक। यहाँ पे हम लोग कॉ डंक को अप्लाई नहीं करेंगे। कॉ डंक को अप्लाई कर दिए तो वो मैन्योर बन गया, बट आपने अगर ऐसा मैन्योर तैयार किया है जिसमें कॉ डंक ना है, ठीक है, कॉ डंक आपका नहीं है, सिर्फ वेजिटेबल पिल्स हैं, आपके फ्रूट के वेस्टेज हैं, तो वो क्या कहलाता है, कंपोस्ट कहलाता है। तो आई होप सो आपको मैन्योर और कंपोस्ट में डिफरेंस समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्सनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर क्या होता है? देखिए, कॉन्सनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर हैव हायर न्यूट्रिएंट देन बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर। जो बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर है ना, उससे ज़्यादा इसमें न्यूट्रिएंट देने की कैपेसिटी होती है। ठीक है, आया समझ में? जैसे कि आपका बर्ड गुआनो। बर्ड गुआनो क्या होता है? ये बर्ड गुआनो मतलब बर्ड के जो वेस्टेज वगैरह होते हैं ना, वो। फिश गुआनो का मतलब आपने ऐसा देखा होगा कि मछलियाँ का तेल, इसकी तेल भी निकलती है फैक्ट्रीज में, है ना, आपको फिश ऑयल के नाम से मिलेगा वो। तो वो फिश के ऑयल निकाल लेते हैं। अरे भाई, कई बार आप मछली खाए हो, या मछली को जब आप धोए, काट के उसको जब आप धो रहे होंगे तो आपको हाथ जो है वो थोड़ा चिपचिपा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार, इस मछली में तो तेल भी होता है। तो जब फैक्ट्री में क्या होते हैं, मछली से जो तेल निकाले जाते हैं ना, और मछली की जो वेस्टेज हैं, उनसे हम क्या करते हैं, कॉन्सनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर को तैयार करते हैं। ठीक है, और ब्लड मिल, पता है, ब्लड में हम लोग ब्लड जब चिकन वगैरह काटते हैं तो उससे जो ब्लड वेस्टेज निकलता है, उससे भी हम लोग कॉन्सनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर को तैयार करते हैं, और ये बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर से ज़्यादा न्यूट्रिएंट हमको प्रोवाइड करता है। ठीक है, आया समझ में? चलिए अब देखते हैं फर्टिलाइज़र क्या होता है।
फर्टिलाइज़र इज़ एनी मटेरियल ऑफ सिंथेटिक ओरिजिन। नाम से पता चल रहा है सिंथेटिक मतलब इसको हम लोग फैक्ट्रीज़ में प्रिपेयर करते हैं, ये आर्टिफिशियल नहीं है, इसको हम लोग बनाते हैं। एडेड टू द सॉइल टू सप्लाई मोर और मोर प्लांट न्यूट्रिएंट, इसको हम लोग सॉइल में लगाते हैं, छींटते हैं, ठीक है, ताकि हमको जो मेरा प्लांट है उसको जल्दी से जल्दी न्यूट्रिएंट दे और अच्छा न्यूट्रिएंट दे, ठीक है ना, और एक से अधिक न्यूट्रिएंट दे, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फर्टिलाइज़र। ये सारे को आप इंक्लूड कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स के मोस्टली 3 पार्ट होते हैं भाई, स्ट्रेट फर्टिलाइज़र, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र और मिक्स्ड फर्टिलाइज़र। एग्ज़ाम में जब इन तीनों के अगर डिफरेंस पूछ दे या फिर डेफिनेशन पूछ दे तो प्लीज़ आप ऐसा मत लिखना कि स्ट्रेट फर्टिलाइज़र में 1 न्यूट्रिएंट होता है, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र में 2 न्यूट्रिएंट होता है और मिक्स फर्टिलाइज़र में हम लोग बहुत सारे फर्टिलाइज़र को मिक्स करके क्रॉप को देते हैं। बट दिस इज़ रॉन्ग, ये एक्चुअल सही नहीं है। आपको मैंने पढ़ाया था, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए न्यूट्रिएंट वाले इसमें देखिए आप, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो 2 तरह के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी क्या क्या हो गया, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। सेकेंडरी कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। तो इसको याद रखिएगा, प्राइमरी न्यूट्रिएंट क्या क्या हो गया, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब आपके जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट है वो उसका कोई एक न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हो, जैसे कि आपको बताया ना नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये NPK का कोई एक न्यूट्रिएंट यदि प्रेजेंट है कि आपके खाद में, आपके मेन्योर में, तो जैसे कि आपका यूरिया में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, तो वो क्या हो गया, स्ट्रेट फर्टिलाइज़र। तो इस प्राइमरी न्यूट्रिएंट का केवल और केवल एक कंपोनेंट जब इन्वॉल्व होता है तो उसको स्ट्रेट फर्टिलाइज़र बोलते हैं। जैसे कि यूरिया में सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन होता है तो वो क्या हो गया, स्ट्रेट फर्टिलाइज़र। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र देखिए DAP, ठीक है, जिसमें आपका नाइट्रोजन भी होता है, फॉस्फोरस भी होता है। तो यहाँ पे प्राइमरी न्यूट्रिएंट का 2 पार्ट है, तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र। और मिक्स क्या होता है, जहाँ पे हम लोग बहुत तरह के फर्टिलाइज़र को लाके मिक्स कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, आपका मिक्स्ड फर्टिलाइज़र। तो सिंपल सा याद रखना है कि स्ट्रेट फर्टिलाइज़र प्राइमरी न्यूट्रिएंट का 1 पार्ट इन्वॉल्व है, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र प्राइमरी न्यूट्रिएंट का 2 पार्ट इन्वॉल्व है, जैसे कि DAP हो गया आपका, उसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस होता है। मिक्स फर्टिलाइज़र में हम लोग बहुत सारे फर्टिलाइज़र को आपस में मिक्स करके हम लोग क्रॉप को देते हैं, ठीक है। तो आई होप सो आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिफरेंस समझते हैं कि भाई फर्टिलाइज़र और मैन्योर में क्या डिफरेंस है। फर्टिलाइज़र जो है वो इनऑर्गेनिक साल्ट होता है, मैन्योर आपका नेचुरल होता है, कोई दिक्कत नहीं। ये केमिकल इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कोडंक वगैरह। इसको हम लोग फैक्ट्रीज़ में तैयार करते हैं, इसको हम लोग अपने फील्ड में तैयार करते हैं। आपने देखा होगा गांव में क्या होता है, लोग गड्ढा करते हैं, ठीक है, और उस गड्ढे में क्या करते हैं, डेली एनिमल वेस्टेज जो होता है उस लाको उसमें फेंकते हैं। बाद में जब वो भर जाता है उसको क्या करते हैं, वो कवर कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग मैन्योर को अपने फील्ड में भी तैयार कर सकते हैं। डज नॉट ह्यूमिडिफाई द सॉइल, ये हमारे सॉइल को ह्यूमिडिटी प्रोवाइड नहीं करता है, बट मैन्योर आपका इसमें आगे है, वो आपके सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड करता है। रिच प्लांट न्यूट्रिएंट, जो फर्टिलाइज़र होते हैं ना वो प्लांट में न्यूट्रिएंट देने में बहुत आगे होते हैं, उसमें न्यूट्रिएंट की भरमार होती है, ठीक है, बट लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट इसमें बहुत कम मात्रा में होता है, ठीक है। आया समझ में? तो ये कुछ कॉमन डिफरेंसेस थे जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो थैंक यू सो मच। आज कुछ हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किया, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज के जो क्वेश्चन है वो आपने देखा बेसिक क्वेश्चन था, सबको पता है ना। और आज के लेक्चर में यदि आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हो। एक्चुअली मैं आपके अपना व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर दे देता हूँ, 9135300256, ठीक है। ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, आप इस पे ज्वाइन होकर अपने डाउट पूछ सकते हो। और प्लीज़ मुझे ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज के लेक्चर आपको पसंद आया नहीं आया, इसमें क्या इम्प्रूव करना है वो, ताकि आपको बेनिफिट हो। आप बताओगे आपको बेनिफिट होगा, नहीं तो लेक्चर ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। मैंने
ट्राई किया कि आपको कुछ क्वेश्चन जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स पे पूछे जाते हैं, कुछ 10 मार्क्स के होते हैं, कुछ 15 मार्क्स के होते हैं। लास्ट का जो 2 क्वेश्चन मैंने बताया ना, वो 15-15 मार्क्स का क्वेश्चन था, इसलिए थोड़ा सा डिटेल मैंने आपको समझाया। और ऐसा ही हम लोग पूरा एग्रोनॉमी को रिवाइज कर लेंगे एक बार, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पार्ट देखना नहीं भूलिएगा, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। तो हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे बंद करते हैं भाई, ठीक है। चलिए भाई, थैंक यू।